बायोलॉजी बूस्टर डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना सेशन रहेगा रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता इसे हम नाम देते हैं, और इधर अपने पास नाभिकीय अभिक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता क्या होता है। रेडियो धर्मिता तो ये एक प्रोसेस है, एक बड़े न्यूक्लियस का अपने से छोटे पार्ट में टूटना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ए प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस, सेल्फ डिके, अपने आप से टूटना। सब विखंडन की जो प्रोसेस है, सब विखंडन, वो क्या कहलाता है अपने पास, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। किसका, कौन डिके करेगा, ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, अस्थिर नाभिक। और अनस्टेबल न्यूक्लियस कब होगा, ये जो अस्थिर नाभिक कब होगा, अस्थिर नाभिक जब किसी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एनपी से मैं डिनोट कर रहा हूं प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या। अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या हम कहें कि इनका अनुपात 1 से ज्यादा हो जाए, रेशियो ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस किस कैटेगरी में आ जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस की कैटेगरी। और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए सब विखंडन करता रहेगा, सेल्फ डीके करता रहेगा, और यही सेल्फ डीके की प्रोसेस क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी हो सकता है ये नेचुरल हो, रेडियो एक्टिविटी हो सकता है ये प्राकृतिक रूप से हो, और हो सकता है ये हम खुद कर रहे हो जबरदस्ती, ये आर्टिफिशियल हो, कृत्रिम हो। तो अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, जनरल रेडियो एक्टिविटी, तो हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। और वैसे हम अपने आप से अगर गामा रेज की सहायता से किसी भी तरीके से करते हैं तो वो रहेगा आर्टिफिशियल। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, सारा डिस्कशन कहां चलेगा, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये चीज बता देता हूं। एग्जांपल क्या है, यूरेनियम 92-238। अब ये टूटेगा तो किस तरीके से, थ्योरियम, TH स्टैंड फॉर थ्योरियम 90-234 प्लस हीलियम 24 और प्लस एनर्जी। तो ये बड़ा न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। और ये जो हीलियम 24 आया है अपने पास, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण कहलाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस रहता है वो क्या कहलाता है, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता। अब यहां से अगर बात करें डिस्कवरी की, तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ये, इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसकी डिस्कवरी की है हेनरी बैक्यूरेल ने, हेनरी बैक्यूरेल। और इसके ऊपर काम किसने किया है, ये नाम देना या इसके ऊपर पूरा जो उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, वो काम किसने किया है, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, ट्रम्प्ड बाय। इसी चीज को आगे कौन लेके गया है, मैरी क्यूरी, जिसे आप मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का संबंध किस देश से है, तो आंसर होगा फिलहाल उसे किस नाम से जाना जाता है, पोलैंड के नाम से जाना जाता है। मैरी क्यूरी पहली महिला साइंटिस्ट, ये पहली महिला थी जिसे नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट वुमन टू गेट नोबेल प्राइज।
और आज तक के इतिहास में पहली साइंटिस्ट है या एकमात्र साइंटिस्ट है जिसे 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला है। मैरी क्यूरी को 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला है। 1903 में मिला है इनसे फिजिक्स में और 1911 में मिला है केमिस्ट्री में। भौतिक विज्ञान में 1903 में, 1911 में रसायन विज्ञान में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। आज तक के इतिहास में ये एकमात्र साइंटिस्ट है जो अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज ले रहे हैं। तो नाम हो गया, नाम किसने दिया है? मैरी क्यूरी ने। खोज किसने की है? हेनरी बेक्यूरेल ने। उसके बाद आर्टिफिशियल की अगर मैं डिस्कवरी की बात करता हूं, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो मैरी क्यूरी की लड़की है आई क्यूरी, इरेनी क्यूरी, और इनके साथ काम कर रहा है जूलियट। तो जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने की है, नेचुरल की खोज इन्होंने की है, आगे एक्सप्लेन मैरी क्यूरी ने किया है। होता क्या है रेडियो एक्टिविटी, ये आपके सामने है। अनस्टेबल न्यूक्लियस कब होगा, ये आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता। वास्तव में जब इसे आप काउंट करोगे तो क्या काउंट करोगे? रेडियो एक्टिविटी को काउंट करोगे आप नंबर ऑफ डीके, कितनी बार ये टूट के जा रहा है पर सेकंड के रूप में। नंबर ऑफ डीके पर सेकंड के रूप में आप इसे डिनोट कर सकते हो। अब रेडियो एक्टिविटी के लिए यूनिट क्या होगा? तो यूनिट में सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट रहेगा बेक्यूरल, ऐसा यूनिट रहेगा बेक्यूरल। उसके बाद आपसे अगर पूछे अदर यूनिट में कौन कौन से हैं, अदर यूनिट, तो अदर यूनिट में अपने पास क्यूरी और रदरफोर्ड, ये अदर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बेक्यूरल का मतलब क्या है? एक बेक्यूरल बराबर है 1 डीके। एक बेक्यूरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, एवरी सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 डीके हो रहा है, यूनिट 1 बेक्यूरल। इसी तरीके से क्यूरी की अगर बात करें, वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, 10⁻10 डीके पर सेकेंड। इस तरीके से आप क्यूरी को भी याद रख सकते हो। मेन ये 2 है। तीसरा ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए कि रदरफोर्ड भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। उसके बाद किस डिवाइस की सहायता से नंबर ऑफ डीके पढ़ते हैं हम? रेडियो सक्रियता को मेजर करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अपने पास गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर, ये था अपने पास रेडियो एक्टिविटी के लिए डिवाइस कौन सा यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डीके, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो धर्मिता की दर को प्रभावित करने वाले कारक, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, एक तरफ आपको दिया गया है टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दाब, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता।
इस तरीके की जो भी अपने फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो डेली लाइफ में हम नोटिस करते हैं, ये इन पे डिपेंड नहीं करेगी, फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो डिपेंड्स ऑन किस पे? इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में कितनी सांद्रता उसके लेके चल रहे हैं हम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद यहां से आते हैं एग्जाम के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस निकालना है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, टी हाफ क्या है? अर्धायु। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अर्धायु है अपने पास। ये किसके बराबर रहते हैं? 0.693 डिवाइडेड बाय अपने पास लैम्डा, और लैम्डा क्या रहेगा अपने पास? एक स्थिरांक रहेगा, विखंडन स्थिरांक, ये डीके कांस्टेंट रहेगा। एक प्रोसीजर तो ये है, डायरेक्ट आपको वैल्यू देके आपसे लैम्डा की वैल्यू देके हाफ लाइफ अर्धायु निकाल लेगा। लेकिन जो दूसरा एक जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है न्यूमेरिकल यहां से, वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। A radioactive substance, कोई रेडियोधर्मी अपने पास पदार्थ है, decayed 15/16 part in 36 years. Calculate the half life of this substance. Calculate the half life अर्धायु of this substance. आपसे कह रहा है कि कोई रेडियोधर्मी वस्तु है जो अपना 15/16 भाग डीके कर देता है, विखंडित कर देता है, तोड़ के अलग कर देता है। कितने साल में? 36 साल में। तो अपने आप को जितना हमने लिया था उसे आधा कितने साल में कर देगा? तो वो देखो, मान लो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था ए, उसकी पूरी कंसंट्रेशन है ए। अब ये क्या होगा कि कुछ समय बाद अपने आप को क्या कर लेगा? हाफ कर लेगा। मान लेते हैं टाइम टी में, और यही क्या है आपके पास? हाफ लाइफ। जितने टाइम में इसने अपने आप को हाफ किया है, उतने ही टाइम बाद कितना रह जाएगा? ये 1/4 रह जाएगा एक टी। जितने टाइम में ये 1/4 हुआ है, उतने ही टाइम के बाद ये अपने आप को 1/8 पार्ट पे कर लेगा, और उतने ही टाइम बाद ये अपने आप को A/16 पार्ट। ये बचा हुआ पार्ट लिख रहे हैं हम, जैसे आधा डीके हो गया, बचा कितना? ये। या 3/4 डीके हो गया तो बचा कितना? ये। या 7/8 डीके हो गया, या 15/16 डीके हो गया तो बचा कितना? ये। अब टोटल कितने स्टेप आए हैं अपने पास? 1 2 3 4 स्टेप आए हैं अपने पास। यहां से देखो 4t इज इक्वल टू कितना? 36 ईयर्स। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36/4 यानी कि 9 ईयर्स। यानी कि 9 साल के अंदर ये आधा होगा। अगले 9 साल के बाद कितना बचेगा? यानी 18 साल के बाद कितना बचेगा? 1/4। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले 9 साल यानी कि 27 साल बाद कितना बचेगा, और 36 साल बाद कितना बच रहा है। इस तरीके से आपको सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। हाफ लाइफ इसकी कितनी आ गई अपने पास? 9 ईयर।
कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो इसी पैटर्न पे चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सर क्या इससे अलग भी कर सकता है न्यूमेरिकल? हाँ, एक पैटर्न और है उसके पास। देखो इसी न्यूमेरिकल को एक बार मैं इरेज कर देता हूं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 26/27 भाग डीके हो जाता है, यानी कि बचे कितना 1/27, 36 साल में। तो कितने साल बाद इसका 1/9 पार्ट आपको मिलेगा? सॉरी, यहां से आपको अगर कैलकुलेट करना है, इन हाउ मेनी टाइम, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट टाइम फॉर 1/9 पार्ट ऑफ दिस सब्सटेंस। कितने टाइम बाद ये 1/9 भाग रह जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर 1/2 का कंसेप्ट चला है तो कभी भी ना तो 9 आएगा ना 27 आएगा। ये किस में आ सकती है वो देखो, ये आ सकते हैं 1/3 में। तो एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। a बाई कितना 27। अब देखो यहां से यहां तक कितना t टाइम, उतना ही टाइम और उतना ही टाइम। 3t की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 36। 3t इज इक्वल टू कितना 36। t की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसे कितने साल लगेंगे 12 साल। अब 12 अगले 12 साल के बाद ये डीके होके कितना रह जाएगा a/9। तो आपसे पूछा था कितने साल बाद ये 1/9 पार्ट रह जाएगा, तो 12 और 12 आंसर कितना हो जाएगा आपका 24 इयर्स। इसी तरीके से आपको अगर 81 के लिए निकालना है तो यहां पे 12 हो गए। अगला अगर आपको a/81 निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/12 साल ये, तो a/81 कितने साल में हो जाएगा, तो आंसर होगा 48 इयर्स में। तो जो नीचे दे रखा है उसका ध्यान रखिए कि वो 2 का मल्टीपल है, 3 का है, 5 का है, जिसका भी मल्टीपल हो सेम पैटर्न अपनाओ, आंसर आ जाएगा। रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता का परिणाम क्या होगा वो एक बार जान लेते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले आएगा अपने पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, अल्फा कण। अल्फा कण होता क्या है कि जब हीलियम 24 अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, अल्फा कण बन जाता है। अब यहां से आपको पता चला कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कण के ऊपर, धनात्मक आवेश है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहां से, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसका मास लगभग किसके बराबर होगा, मास सिमिलर टू हीलियम एटम, मास सिमिलर टू हीलियम एटम, हीलियम परमाणु के बराबर होगा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, देखो अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने यूज किया था किसमें, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला और जिससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, नाभिक के बारे में पता चला है, वही अल्फा कण है। जब अल्फा डीके होगा, अल्फा जो ह्रास होगा या ये जो विखंडन होगा, तो कैसे हमें दिखाई देगा,
ये कोई एटम है अपने पास, ये इसका परमाणु क्रमांक Z एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है, A एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है इसका, और इससे क्या बन जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और एटॉमिक मास इसका 4 कम हो जाएगा, प्लस हीलियम 24 और प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी। तो अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे तो आपको अंदाजा लगा लेना कौन सा डीके होगा, अल्फा डीके होगा। यानी कि 2 के मल्टीपल में या एटॉमिक नंबर कम हो और 4 के रिस्पेक्ट में या एटॉमिक मास कम हो, तो वहां कौन निकल रहा है, हीलियम 24, और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो ये तो था अल्फा कण के बारे में। वहीं हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा कण के बारे में। अब बीटा कण में आपको क्या दिखाई देगा, बीटा कण को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, -1 ये इलेक्ट्रॉन मास 3, इस तरीके से। एक तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करें तो यहां से देखिए इसका जो मास रहेगा सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, मास सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका द्रव्यमान रहेगा। दूसरा अगर हम यहां से देखें मास के बाद चार्ज कैसा रहता है बीटा पार्टिकल पे, तो नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर। और अगर बीटा डीके की बात करूं मैं तो कैसे दिखाई देगा आपको, Z A यहां से बनेगा Y Z+1 और A में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर कोई चेंज नहीं, ये चीज आपको दिखाई देगी। प्लस इधर से -1 E0 और प्लस क्या रहेगा, एनर्जी। ये चीज हम जान पा रहे हैं। उसके बाद आता है अपने पास गामा रेज। गामा किरणें, गामा रेज, गामा किरणें। अब यहां से देखो गामा किरणों में क्या हम देखेंगे, नो चार्ज, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। उसके बाद अगर गामा डीके की बात करूं मैं, गामा डीके की बात करूं तो यहां से अपने पास है X ZA, इधर आएगा Y, ना नंबर में चेंज है ना मास में चेंज है, प्लस क्या निकल रही है अपने पास, गामा रेज। और गामा रेज की डिस्कवरी किसने की है, तो गामा रेज के बारे में बताया हेनरी बेक्यूरेल ने, हेनरी बेक्यूरेल ने। ये है अपने पास गामा रेज। तो अब यहां पे हम अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि अल्फा डीके और बीटा डीके कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो अल्फा डीके होगा या बीटा डीके होगा। हाँ, इनके साथ अल्फा प्लस गामा हो सकता है, बीटा प्लस गामा हो सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फा और बीटा डीके एक साथ नहीं आएंगे, अल्फा और बीटा डीके एक साथ नहीं आएंगे। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि इनकी स्पीड या पेनिट्रेशन पावर या एनर्जी लेवल, तो इनमें स्पीड भी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, गामा। उसके बाद अपने पास बीटा, और उससे कम है अल्फा पार्टिकल, उससे कम है अल्फा पार्टिकल। उसके बाद आपसे अगर पूछे पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता, तो सबसे ज्यादा हम यहां पे देखते हैं किसकी रहेगी, वही सीक्वेंस आपको दोबारा फॉलो करना है, गामा बीटा अल्फा, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना। तो ये चीज हम जान चुके हैं इनके बारे में। रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जरूरी था कि होता क्या है, उसके बाद था रेडियो एक्टिव डीके क्या होगा अपने पास,
उसके बाद आपसे अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछता है, साथ में आपसे जो न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करके दिखाया था ये न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हम इसके बारे में जान चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब रेडियो एक्टिविटी के बाद आपको यही चीजें आगे प्रोसीड करनी है न्यूक्लियर रिएक्शन के